आप 19 और 24 के दोनों लोकसभा की तुलना करेंगे, आप अगर 2015 और 2020 के विधानसभा की तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 20 में बिल्कुल लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन चुनाव में लोगों को अगर अपनी बात कहने की आज़ादी मिले तो मुझे पूरा भरोसा है इमामगंज में भी इस बार निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी जी की हार होगी और वहाँ इंडिया गठबंधन की जीत। बांग्लादेशी घुसपैठ की अगर आप बात कर रहे हैं, कौन देखने जा रहा है कि कौन इलीगल है, कौन लीगल है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन देखने जाएगा? तो लगता है कि झारखंड के लोग भी बिल्कुल इसके खिलाफ, झारखंड को ये अदानी का अड्डा बनाना चाहते हैं। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव है, देखना ये चाहिए कि जनता को वोट डालने का मौका मिले और जनता अपने मुद्दों पर उस चुनाव में अपनी राय दे सके। बिहार के बच्चे स्कूल की बात करना चाहते हैं और वो त्रिशूल की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट नीतीश जी ने दे रखी है। इसमें सिर्फ मीटर का सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है कि गरीबों को बिजली 200 यूनिट फ्री में बिल्कुल मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और यह उपचुनाव बेहद ही खास, क्योंकि बिहार की राजनीति का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होना है और उससे पहले 4 सीटों पर उपचुनाव। देखिए, एक सीट तरारी, जिस पर CPI-ML के सुदामा प्रसाद विधायक जीते थे 2020 विधानसभा चुनाव में, और वह सीट खाली हुई क्योंकि वह सांसद बन चुके हैं। CPI-ML ने फिर अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में आगे किया। हमारे साथ दीपांकर जी हैं, आप जानते होंगे इन्हें, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और खास तौर पर मुद्दे की बात करते नजर आते हैं। सर, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में कितना चैलेंजिंग मानते हैं? असदुद्दीन ओवैसी की भी पार्टी चुनावी मैदान में है, प्रशांत किशोर की भी पार्टी चुनावी मैदान में है, एक तरफ एनडीए और फिर इंडिया ब्लॉक। चुनाव, देखिए, हर चुनाव को तो गंभीरता से लेना चाहिए, चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव, देखिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि चुनाव में जनता अपनी बात कह सके और अपनी राय दे सके। जहाँ तक ये 4 सीट में उपचुनाव की बात है, तो 4 में से 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास थी, 1 सीट जीतन राम मांझी जी के पास थी। और मुझे जो लगता है कि इस बार का जो चुनाव है, लोकसभा के ठीक 6 महीने के अंदर ये चुनाव हो रहे हैं और बिहार की जनता बहुत परेशान है, बहुत दुखी है डबल इंजन की सरकार की नाकामी, उसके वादा खिलाफी, उसके हमलों से। और ये लोगों के सामने एक मौका है कि जो जनादेश की जो दिशा थी 24 में या बिहार में 2020 में, दोनों दिशा साफ थी, दोनों ही एनडीए के खिलाफ। सरकार बच गई, मोदी जी की भी बच गई, नीतीश जी की भी बच गई, वो अलग बात। लेकिन अगर आप बात करें तो पहले से तुलना अगर करेंगे, आप 19 और 24 के दोनों लोकसभा की तुलना करेंगे, आप अगर 2015 और 2020 के विधानसभा की तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 20 में बिल्कुल लोग इसके खिलाफ थे। तो इस बार चारों सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और गया में जो खास तौर पर हमने देखा, जीतन राम मांझी जी के सांसद और मंत्री रहते हुए भी जिस तरह से पूरा जिला वो अब दलित उत्पीड़न का केंद्र बन गया है। सबसे ज्यादा जमीन पर मुसहर जाति के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, किसी का हाथ काट लिया जा रहा है, किसी को पीट करके मार दिया जा रहा है, किसी की गोली मार करके हत्या कर दी जा रही है। तो ये उत्पीड़न, लोग तो बिल्कुल इसके खिलाफ वोट निर्णायक देंगे। इसमें जीतन राम मांझी के साथ साथ उनका सारा परिवार इमामगंज में कैंप कर रहा है और यह दावा कर रहा है कि जीत पक्की है, सुनिश्चित है, जनता उनके साथ है। आप कह रहे हैं कि इस बार उनका हारना है। हम तो हमने जो लोगों से बात करते हुए देखा, लोगों के दिल की बात हम कर रहे हैं। चुनाव कुछ लोग प्रबंधन के जरिए जीतने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चुनाव समझते हैं कि कुछ अतिक्रम करके भी जीता जा सकता है, लेकिन चुनाव में लोगों को अगर अपनी बात कहने की आज़ादी मिले तो मुझे पूरा भरोसा है इमामगंज में भी इस बार निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी जी की हार होगी और वहाँ इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो आपको लग रहा है जीतन राम मांझी अतिक्रम करने के लिए बैठे? नहीं, तो बैठे हैं मंत्री। आप अगर इस समय चुनाव के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उस समय कहाँ थे जब राजकुमार मांझी की हत्या हो रही थी, जब संजय मांझी का हाथ काट लिया जा रहा था, जब सज्जन मांझी की हत्या कर दी गई? इन सवालों पर आप कुछ बोलते भी नहीं है। तो सवाल है कि अपने हित में, अपने इंटरेस्ट में, अपने परिवार के इंटरेस्ट में लोग समय लगाते हैं पूरा, लेकिन जो जनता जिस समय दुख में है, तकलीफ में है, जनता के सुख दुख में तो साथ में होना चाहिए। वो चीज अगर ना दिखे, नेता तो उन्हें कहते हैं कि जो जनता के लिए काम करें,
जितेंद्र मांझी जी से गया की जनता की उम्मीद थी, गया के दलितों की उम्मीद थी, मुसहर जाति के लोगों की उम्मीद थी। मुझे तो लगता है कि वो आज बहुत नाउम्मीद हैं और बहुत दुखी हैं जितेंद्र मांझी जी से। आप ग्राउंड जीरो पर थे, पद यात्रा कर रहे थे, आपके साथ साथ आपके पार्टी के तमाम विधायक कार्यकर्ता पद यात्रा कर रहे थे। आप लोगों ने लंबा पैदल चला दूरी और लोगों से मुखातिब हुए। अभी वर्तमान में क्या रिपोर्ट मिल रही है, क्या बदली है फिजाएं चुनावी? बिल्कुल, चुनाव में तो हमें तो लग रहा है कि लोग जो हमने यात्रा में देखा, यात्रा तो बहुत पुरानी बात है नहीं, अभी 10 दिन पहले ही हम यात्रा में थे, तो इसी चुनाव से ठीक पहले हमें तो लगता है कि यात्रा में जो लोगों का मूड दिखा, वही मूड जो है वो मत में तब्दील होगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और आप साझा जो है वो तरारी में सभा करने जा रहे हैं। तरारी में, और 11 तारीख को मौका मिले तो हमें लगता है कि इमामगंज में भी, रामगढ़ में भी हम लोग साथ साथ रहेंगे। और ये साथ साथ तो नीचे हमारे कतारें तो एक साथ काम कर ही रही हैं, पूरे हमारी जिला कमेटियां काम कर रही हैं, सारे विधायक भी लगे हुए हैं, तो पूरे इंडिया गठबंधन के तहत ही हम लोग ये चारों उपचुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये निर्णायक इंडिया गठबंधन के पक्ष में और डबल इंजन के हमले और डबल धोखे के खिलाफ एक बार वही पहले वाली बातें एनडीए के नेता कहते नजर आ रहे हैं कि ये गठबंधन केवल दिखावा है, मुखौटा है, मुखौटे के पीछे असली चेहरा कुछ और है, सबका अपना अपना स्वार्थ है, लोभ है। फिर झारखंड की परिस्थिति को देखा जाए, दीपांकर जी कैसे देखे इस एनडीए के नेताओं? नहीं, तो ये गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो तो परिस्थिति की मांग है, समय की पुकार है। और बाकी जो दिखावा कहिए, जो कहिए, वो जो गठबंधन की बात करते हैं वो तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, उसके पीछे आरएसएस, उनका अपना एजेंडा है, जिस एजेंडा का जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब चुनाव हो रहा है झारखंड में और बात हो रही है बांग्लादेश बांग्लादेश बांग्लादेश, का क्या मतलब है? ना भूगोल ना इतिहास, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा कि झारखंड के चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ की अगर आप बात कर रहे हैं। पूरा हम तो पश्चिम बंगाल से होते हुए आ रहे हैं, बंगाल में भी 6 सीट पर उपचुनाव है। लोग परेशान है कि बंगालियों के खिलाफ अब माहौल बना रहे हैं, बांग्ला भाषी के खिलाफ। कौन देखने जा रहा है कि कौन इलीगल है, कौन लीगल है, कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन देखने जाएगा? तो जब आप बोल रहे हैं बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी, तो आप पूरे देश के आम मुस्लिम के खिलाफ और बांग्ला में जो बात करने वाले हैं बांग्ला भाषी, सभी बंगालियों के खिलाफ आप माहौल बना रहे हैं देश में। तो देश में पूरा जब ऐसा माहौल बना, पश्चिम बंगाल में भी कितने मजदूर, मुस्लिम भी और हिंदू भी, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो इसके शिकार बनते रहे हैं। ये पूरा जो माहौल बन रहा है वो देश के खिलाफ, देश को बांटने के लिए, देश के अंदर पूरे माहौल को बिगाड़ने के लिए। और जो असली एजेंडा है झारखंड में, लोग पलायन से छुटकारा चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, उसका कारण क्या है? उसका बड़ा कारण है आदिवासियों में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, उनको इलाज, उनको ठीक से पौष्टिक भोजन, उसकी गारंटी नहीं है। तो असली बात करने के बजाय आप उल्टी सीधी बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ मुस्लिम के खिलाफ एक डॉग व्हिसिल की तरह बोल रहा है, इन्फिल्ट्रेशन। ये बहुत हमें तो लगता है कि झारखंड के लोग भी बिल्कुल इसके खिलाफ, झारखंड को ये अदानी का अड्डा बनाना चाहते हैं। अच्छा दीपांकर जी, आपको लग रहा है प्रशांत किशोर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का खेल बिगाड़ चुके हैं? क्योंकि बेलागंज में जिस तरीके से मोहम्मद अमजद को चुनावी मैदान में उतारा, कहा जा रहा है अब संख्यकों का वोट जो है। हमने तो सुना कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को वोट मत देना। तो पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं एग्जैक्टली। प्रशांत किशोर की खबर को उठाने से असर वो अलग बात है, लेकिन ये बात क्यों बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं जीत रहे हैं? तो लोगों से उन्होंने कहा कि वोट किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार की पार्टी को नहीं देना। नीतीश कुमार की पार्टी भी अलग नहीं है, इसका मतलब साफ साफ अगर लॉजिकल बात करें तो साफ कह दे कि नीतीश कुमार के गठबंधन को वोट नहीं देना। नीतीश कुमार तो गठबंधन के, नीतीश कुमार के अपनी कितनी सीटें हैं? तो पूरी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चला रही है इस समय। तो प्रशांत किशोर जी तो अपनी पॉलिटिक्स को साफ करे पहले, और बाकी नई पार्टी बनाए हैं तो बिल्कुल पार्टी बनाने का हक है। पार्टी बना करके जनता के बीच में जाएं, जनता के मुद्दों पर बात करें और जनता को राय देनी है। हमें क्या राय देनी है इस पर? चैलेंजिंग है चुनाव कोई भी चुनाव चैलेंज होता है। किसी भी चुनाव को मुझे लगता है कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी हरियाणा का चुनाव लोग मान के चल रहे थे कि जीता हुआ चुनाव था कांग्रेस का, अब पता चला कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव है, देखना ये चाहिए कि जनता को वोट डालने का मौका मिले और जनता अपने मुद्दों पर उस चुनाव में अपनी राय दे सके। बीच बीच में बीजेपी के बड़े नेता के द्वारा जो प्रोग्राम बिहार में चलाया गया, जैसे यात्रा गिरिराज सिंह की देख लें
या बीजेपी के नेताओं की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी। दीपांकर जी कैसे देख रहे हैं इस चुप्पी को? ये तो नीतीश जी जो कहते थे एक जमाने में कि 3C के साथ हम समझौता नहीं करेंगे, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब वही कॉम्प्रोमाइज किए हैं, कॉम्प्रोमाइज विद कैपिटल C, छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जब से आप बीजेपी के साथ हाथ मिलाए हैं, तो बीजेपी के साथ हाथ मिला करके कोई कह दे कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, ये तो वैसे ही कहने वाली बात हो गई, क्योंकि बीजेपी कम्युनलिज्म की पार्टी है। और अब तो हर रोज अपने हर चुप्पी से भी और हर काम से भी नीतीश जी ये साबित कर रहे हैं कि बिहार में अब क्राइम बढ़ रहा है, बिहार में करप्शन बढ़ रहा है, और बिहार में खुली छूट भारतीय जनता पार्टी को और RSS को मिली हुई है। जो बिहार के बच्चे स्कूल की बात करना चाहते हैं और वो त्रिशूल की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट नीतीश जी ने दे रखी है। अब इसके बाद अगर कोई कह दे कि हम समझौता नहीं करते, तो इससे बड़ी झूठ और क्या है। चुप्पी के पीछे का कारण सत्ता के लिए नीतीश जी के पास तो बस अपनी कुर्सी। वो दरअसल उनको कहना ये चाहिए था कि कुर्सी के लिए हम किसी भी सवाल पर समझौता कर सकते हैं। इसी बात को कहने के बजाय वो कहते थे कि हम कम्युनलिज्म, करप्शन और क्राइम से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन समझौता किए हैं। अब पूरी राजनीति उनके समझौते की है, समर्पण की है, और वो समझौता, वो सरेंडर, वो सिर्फ कुर्सी के लिए है। कुर्सी का लालच होता तो बार बार हाथ जोड़कर ये थोड़ी कहते कि 2 बार गलती हो गई, अब पुनः वापस जो है वो राजद के साथ, महागठबंधन के साथ, इंडिया कुर्सी के लिए तो बोल रहे हैं, कुर्सी के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उधर जब गए हैं तो बीजेपी के कृपा पर ही तो चल रहे हैं। वो हाथ जोड़ करके जो बोल रहे हैं वो तो इसकी गारंटी करने के लिए था कि कुर्सी सुरक्षित रहे। अच्छा, स्मार्ट मीटर को लेकर के आप लोगों ने आवाज बुलंद की, अभियान चलाया, आपके कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर थे, आपने कहा कि भाई गरीबों की हकमारी हो रही है, तानाशाही, कई बातें। अभी 10 दिनों से स्मार्ट मीटर को लेकर जो लिंक फेल है, कुछ भी अपडेट नहीं मिल रहा है, कैसे देख रहे हैं दीपांकर जी? वो तो ये पता चल रहा है कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल स्मार्ट नहीं है, वो अनस्मार्ट है। ये स्मार्ट का बैनर लगा देने से, ये जो कुछ लोग बोल रहे थे ना कि बिहार को स्मार्ट बनाने का तरीका है स्मार्ट मीटर, गरीबों को स्मार्ट बनाने का तरीका है कि उनके पास स्मार्टफोन की तरह स्मार्ट मीटर भी दे दो। ये कोई स्मार्ट बनाने का तरीका नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है जिसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, फेल है, कुछ भी बिल आ जाता है। तो हमें तो लगता है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, फेल कर रहा है। जितना जल्दी नीतीश जी इस सच्चाई को मान लेंगे और इस पर नई नीति की घोषणा कर देंगे। और दूसरी बात मैं कह दूं कि इसमें सिर्फ मीटर का सवाल नहीं है, बड़ा सवाल है कि गरीबों को बिजली 200 यूनिट फ्री में बिल्कुल मिलनी चाहिए। ये जो महंगाई है, ये जो गरीबी है, उसकी जो मार है, उससे सरकार थोड़ी मदद तो करे जनता की। 200 यूनिट बिजली फ्री बिहार के गरीबों को, जैसे दिल्ली में मिलती है, जैसे पंजाब में मिलती है, 200 यूनिट बिजली फ्री हो, बिजली जो रेट है वो रेट घटाया जाए, इस पर बातें हो। और मीटर तो एक तरीके से नापने का तरीका है, और उसमें भी जो ऐसा तरीका हो जिस पर लोग भरोसा कर सके। तो आपने सुना दीपांकर जी को। देखिए, 4 सीटों पर उपचुनाव है, दावा जीत का महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की तरफ से किया जा रहा है। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, ये 4 सीटें हैं। तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। 13 तारीख को वोटिंग है, 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, और यह सेमीफाइनल किसके पक्ष में, जनता किसका साथ देगी, तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।